भी मेरे पास है। 22। क्वेश्चन नंबर 22, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाना। डीपीपी मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है ना बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, दोबारा पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 22। 22। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर 22 इसमें प्रॉब्लम बेटा? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन देखो, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% आयरन बाय वेट। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 67.2। ये मॉलिक्यूलर वेट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ आयरन प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन। तो अब बेटा अगर कहीं पर ग्राम एटम पूछ रहा हो तो ग्राम एटम का मतलब क्या हुआ? ग्राम एटम का मतलब होता है मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है मोल्स ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो हीम है हीमोग्लोबिन में पूछ रहा है कितने मोल्स आयरन होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ दिया गया है हीमोग्लोबिन कंटेन 0.33% आयरन बाई वेट, और जो हीमोग्लोबिन है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 67.200। ठीक है, तो अब इसका मॉलिक्यूलर वेट मालूम चला गया कि एक मॉलिक्यूल का जो वेट होगा 67.22 होगा। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूलर वेट मालूम चला तो इसमें कितने परसेंट आयरन को निकालोगे? आयरन का परसेंटेज दिया गया 0.33% ऑफ आयरन। ठीक है, तो परसेंट ऑफ आयरन मॉलिक्यूलर वेट को दिया गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज दिस। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बेटा? मोलर मास होता है। ठीक है, तो ये मोलर मास दिया गया है, मोलर मास इज इक्वल टू 67.200 ग्राम पर मोल। ठीक है, मतलब एक मोल का मास कितना ग्राम होगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ आयरन पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने आयरन होंगे। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का तुम मास निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर जो मास दिया गया है वो एक मोल का मास दिया गया है, तो पर मॉलिक्यूल निकालोगे मास यहाँ पर है ना, तो पर मॉलिक्यूल मास निकाल लेंगे, मास ऑफ वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, मास ऑफ वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना होगा? 67.200 डिवाइड बाई अवोगाद्रो नंबर। तो ये एक हो जाएगा बेटा, एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा ना बेटा, एक मोल कितना है तो एक एटम का इतना हो जाएगा। ठीक है, कितने ग्राम एक एटम का मास हो जाएगा। और मास ऑफ आयरन निकालोगे, मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू, है ना, टोटल मास ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 33, 0.33 डिवाइड बाई 100, है ना, क्योंकि यहाँ पर 0.33% आयरन बाई वेट है। तो टोटल मास हीमोग्लोबिन तुम्हें मालूम है, ये है 67.2 और इसका 0.33% आयरन है। ठीक है, ये हो जाएगा मास ऑफ आयरन। और अगर नंबर ऑफ आयरन एटम निकालना है तो नंबर ऑफ आयरन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ वन, ये यहाँ पर एन मिस हो गया था, एन यहाँ पर मास ऑफ वन हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर नंबर ऑफ आयरन निकालना है तो क्या कर लो बेटा, हीमोग्लोबिन नहीं, मास ऑफ आयरन इन वन हीमोग्लोबिन डिवाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ आयरन। ठीक है, तो मास ऑफ आयरन इन वन हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन मास में निकाल लिया, इसको यहाँ आपको न्यूमरेटर में
मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयरन पे मालूम है 56 डिवाइड बाई एन होगा। अगर एक का आयरन का मास निकालना हो तो इसको रख दोगे 67.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.33 डिवाइड बाई अवागाद्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हो गया तुम्हारा मास ऑफ आयरन इन प्रेजेंट इन वन हीमोग्लोबिन, ठीक है, डिवाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ आयरन दैट इज 56 डिवाइड बाई अवागाद्रो नंबर, है ना, क्योंकि जो आयरन का टाइम मास था 56 दैट इज ग्राम पर मोल, एक ग्राम पर मोल है। तो एक आयरन का जो मास होगा 56 डिवाइड बाई अवागाद्रो नंबर होगा, तो अवागाद्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर मास जो है आ जाएगा 67.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.33 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 56, कितना आएगा? नंबर तो बहुत कम आ रहा है। आई थिंक जो डेटा दिया गया है ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन का मास है 67.2 नहीं होगा, 67200 होगा। देख लेते हैं उसको। तो 67200 मल्टीप्लाइड बाई 0.33 डिवाइड बाई 5600। हाँ बेटा, तो ये जो डेटा दिया गया है यहाँ पर, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 आ रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, पॉइंट मिस्टेक यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन बहुत बड़ा जॉइंट मॉलिक्यूल होता है। इसका अगर इसमें आयरन प्रेजेंट है और हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, तो मालूम है हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ना। इसका बड़ा सा इस तरह से चेन स्ट्रक्चर होगा और इसके अंदर आयरन होता है, ठीक है। आयरन इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब इसका जो मास है, मॉलिक्यूलर मास, तो ये तो 67.2 नहीं होगा, तो ये कितना होगा बेटा? 67,200। यहाँ पर गलती से पॉइंट लग गया है, ठीक बेटा। ये डाउट होगा तुम लोगों का, आई थिंक, है ना, आंसर 4 कैसे आ गया। और कोई डाउट है? 25 total number of neutron present in 18 ml of water at 4 degrees Celsius and 1 atm pressure is x Na, where Na is Avogadro's number, calculate the value of x, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर, तो आपको मालूम है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो डेंसिटी है तो ये मालूम है, ठीक है। तो अगर डेंसिटी मालूम है वाटर का 1 ग्राम पर ml होता है, तो मास आ जाएगा। तो मास ऑफ वाटर, अगर बात करें मास ऑफ वाटर की, तो वाटर का मास कितना होगा बेटा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा। हाँ, वॉल्यूम डिवाइड बाय डेंसिटी हो जाएगा। हाँ, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो मास ऑफ आयरन, सॉरी, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम आ जाएगा, है ना, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर 1 है, तो जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उसका मास हो जाएगा। तो 18 ग्राम वाटर हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो वाटर में देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, न्यूट्रॉन निकाला, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होगा। कितना भी न्यूट्रॉन है सब ऑक्सीजन में हो गए बेटा, है ना। तो ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन का सिंबल होता है 8O16। अगर न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो न्यूट्रॉन कितना होगा बेटा? 16 माइनस 8 दैट इज 8। तो एक ऑक्सीजन में 8 होगा। तो तुम क्या निकालो यहाँ पर? मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो या नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो, ठीक है। सो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये होता है फार्मूला। तो गिवन मास 18 है, मोलर मास वाटर का 18 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गया। तो नंबर ऑफ एटम निकालो यहाँ से, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ मोल्स होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ H2O मोल्स, यहाँ पर नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल कितना होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय अवागाद्रोस नंबर, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाय Na, ये हो जाएगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और एक वाटर मॉलिक्यूल में 8, है ना, वाटर मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन होता है। तो इतने वाटर मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन तुम निकाल लोगे, ठीक है। तो 1 वाटर मॉलिक्यूल हैज 8 न्यूट्रॉन, है ना। Hence 1 multiplied by Na, water molecule has
1 मल्टीप्लाइड बाई Na मल्टीप्लाइड बाई 8 न्यूट्रॉन। हम ये क्या हो जाएगा बेटा, 8 मल्टीप्लाइड बाई Na न्यूट्रॉन होगा। तो यहाँ पर जो x यहाँ पर दिया गया है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज x मल्टीप्लाइड बाई Na, इसको कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ हो जाएगा 8। और कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। सर हाँ, सर ये वाला क्वेश्चन एक बार और समझा दो। यही वाला यस सर। सेम क्वेश्चन। ओके, तो जो वाटर, देखो बेटा यहाँ करना क्या है एक्चुअली, देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। पहले तुमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या है, तुमने वाटर का मास निकाला। नंबर 1 मास ऑफ वाटर, ठीक है, मास ऑफ वाटर। नंबर 2 क्या निकाला बेटा, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर। नंबर 3 तुमने क्या निकाला बेटा, नंबर 3 निकाला नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नंबर 4 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 वाटर मॉलिक्यूल। नंबर 5 लास्ट तुमने क्या निकाला, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तुमने इस तरह से लास्ट स्टेप में निकाला है। तो पहला तो तुमने ये निकाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो मास ऑफ वाटर है तुमने कितना निकाला, 18 ग्राम। मोल्स तुमने निकाल लिया बेटा, 1 मोल आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं दोनों में। नो सर। नंबर 3 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ये क्या हो जाएगा, मोल्स मल्टीप्लाइड भी आओगा तो नंबर, ये हो जाएगा Na, होगा तो नंबर Na होता है। यस सर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 वाटर मॉलिक्यूल, ये भी तुमने निकाला है। एक वाटर मॉलिक्यूल में अगर केवल एक वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में केवल है ना, हाइड्रोजन 1H1 होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा यहाँ पर, 1 - 1 = 0। तो हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन भी नहीं मिलेगा, जितना भी न्यूट्रॉन मिलेगा सब के सब ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन में कितना होगा बेटा, 8 होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 वाटर मॉलिक्यूल 8 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगले लास्ट स्टेप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो एक वाटर में तुम्हें 8 न्यूट्रॉन मिल गया, तो कितने वाटर में कितने न्यूट्रॉन होगा ये तुम्हें निकालना है। यूनिटरी मेथड बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन, तो इतने वाटर मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन, बोल में आ गया ना। यस सर। ठीक है, 1 वाटर मॉलिक्यूल हैज 8 न्यूट्रॉन, हेंस Na वाटर मॉलिक्यूल हैज 8 मल्टीप्लाइड बाई Na न्यूट्रॉन, है ना। यहाँ से आ जाएगा x = 8। और कोई डाउट, और कोई डाउट बेटा किसी को? सर अजय तुम्हारा सब हो गया क्वेश्चन? हर्ष कोई डाउट नहीं है? रजत कोई डाउट है तुमको? सारांश वैसे तो बहुत क्वेश्चन पूछते हो। हाँ, कोई डाउट नहीं है। ओके, डाउट नहीं है तो आगे बढ़े बेटा, किसी कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ जाए। यस सर। ओके, तो जो नेक्स्ट डीपीपी था एटॉमिक स्ट्रक्चर, में किसी कोई डाउट है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कोई डाउट नहीं है। बॉन्डिंग का जो डीपीपी था, केमिकल बॉन्डिंग डीपीपी में डाउट था किसी को? नहीं था डाउट, तो केमिकल बॉन्डिंग किसी को डाउट नहीं है तो ट्राई करना। कई लोग तो ट्राई नहीं किए होंगे अभी, है ना। कल शाम को अपलोड हुआ था, 9 बजे अपलोड हुआ था वो, तो जिसने ट्राई नहीं किया है बाद में ट्राई कर लेना, ठीक है। जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में तुरंत मुझसे पूछ लेना। तो क्विकली रिव्यू कर लेते हैं बेटा, जो केमिकल बॉन्डिंग उसको रिव्यू देख लेते हैं, क्या है केमिकल बॉन्डिंग।
तो देखो बेटा यहाँ पे जो केमिकल बॉन्डिंग है ना, तो इंट्रोडक्शन तो समझ में आ रहा है कि बॉन्डिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन दिया गया एनसीईआरटी में। फिर मैंने एनसीईआरटी और कुछ जो है नोट्स वगैरह को कंबाइन करके बनाया हुआ है, तो तुम्हें को मालूम होगा, काफ़ी बेसिक चीज़ है कि बॉन्ड कैसे बनता है, कितने टाइप का बॉन्ड है। तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव से कंबाइन होगा तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब प्लस माइनस अगर कंबाइन होगा, अगर प्लस है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब है ना मेटल हो गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटल हो गया। अगर मेटल नॉन मेटल बॉन्ड बनाएगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड दिया गया है। कोवेलेंट बॉन्ड अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव से कंबाइन हो, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव से कंबाइन हो तो यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर दो बॉन्ड पढ़ना है, आयनिक बॉन्ड पढ़ना है और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, मेटेलिक बॉन्ड नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। अगर सोडियम Cl से मिलकर NaCl बना रहा है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया और क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, वो होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को कैसे बनेगा, है ना। तो पहला जो मेटल है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ है, इसको मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ बताने में। यहाँ तुम्हें देखना है बेटा लैटिस एनर्जी, है ना। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, यहाँ थर्ड पॉइंट में लिखा गया लैटिस एनर्जी। वंस द गैसियस आयन आर थ्री डायमेंशनली, ये प्रॉपर्टी बताया गया है कि जो आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या है, और यहाँ बताया गया है द कंडीशन ऑफ द स्टेबल आयनिक बॉन्ड। तो स्टेबल आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? आयनेशन एंथैल्पी ऑफ कैटायन फॉर्मिंग एटम शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनायन फॉर्मिंग एटम शुड बी हाई, लैटिस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी हाई। मतलब कि अगर NaCl को तुम बना रहे हो, है ना, तो यहाँ पर Na क्या है बेटा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। जब दोनों बन जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर बनने के बाद ये क्रिस्टल बनेगा NaCl का, ठीक है। तो तुम्हें मालूम है किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट अगर स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन फेवरेबल होगा। तो फेवरेबल कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, जो क्रिस्टल यहाँ बना है, क्रिस्टल का लैटिस एनर्जी हाई होना चाहिए। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट लिखा गया नेचुरल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मिंग कैटायन फॉर्मिंग एटम शुड बी लो। जो Na है, Na क्या बनाएगा बेटा? Na यहाँ पर Na प्लस के फॉर्म में है। Na प्लस के फॉर्म में कब आएगा? जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर देगा, है ना। जो सोडियम है यहाँ पर सोडियम प्लस बना ले, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो ये है क्या बेटा? ये आयनेशन एनर्जी है। अगर आयनेशन एनर्जी कैटायन का कम होगा तो इजीली कैटायन बन जाएगा। इसी तरह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और लैटिस एनर्जी को मेजर करने के लिए बॉर्न हाइबर साइकिल का यूज होता है। अच्छे से मालूम है, देख लेना है बॉर्न हाइबर साइकिल, इस पर क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ठीक है। बॉर्न हाइबर साइकिल पर आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। तो जो क्रिस्टलाइन नेचर है तो मालूम है, सॉल्युबिलिटी तो मालूम है ना। आगे आ जाते हैं कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी क्या होता है? कोवैलेंसी अगर कोई एटम जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या एक्सेप्ट करे, मतलब कितना जितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है उसी को कोवैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। अगली बार दे देना, अगली बार काट लेना, अगली बार अगली बार दे देना। हाँ हेलो, हाँ तो आगे आते हैं बेटा सिग्मा कोवैलेंसी। कोवैलेंट बॉन्ड अलग अलग टाइप का होता है, सिग्मा पाई एंड हाँ। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड तो अगर ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा हो, ठीक है, तो अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होता तो वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पर भी एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर भी एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है पी ऑर्बिटल में, तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रहा है एस ऑर्बिटल में हो रहा है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा एस सिग्मा बॉन्ड।
यहाँ पर एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है तो sp सिग्मा बॉन्ड, p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है तो pp सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कब बनेगा? अगर साइड के भी ओवरलैपिंग हो तो पाई बॉन्ड बनेगा। आगे आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मैं मालूम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग और इक्वल शेयरिंग हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो, है ना, अगर एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो वहाँ पर क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में केवल एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो डोनर होता है ना, वहां से एरो निकले, वहां पर एरो का टेल होगा। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जैसे H प्लस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो यहाँ पर एरो का हेड होगा। जैसे यहाँ देखो अमोनियम है ना, अमोनिया के पास यहाँ पर लोन पेयर है तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और H प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अमोनिया डोनर हो गया, H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना ये वाला, इसको एरो से रिप्रेजेंट करोगे और इसको डेटिव बॉन्ड है ना, यहाँ पे इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। इस कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर लिखा डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अमोनिया क्या है? डोनर है और H क्या है बेटा? यहाँ पर एक्सेप्टर है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको लुईस बेस भी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टी दिया गया है आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है देख लेना, बाइंडिंग फोर्स कहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो आयनिक बॉन्ड में जो बॉन्डिंग होता है बहुत स्ट्रांग होता है ना, कोलम्बिक अट्रैक्शन होता है। यहाँ थोड़ा सा वीक होगा, है ना, बिटवीन मॉलिक्यूल स्मॉलर बॉन्ड। यहाँ पे वांडर वाला फोर्स है तो ये वीक होगा थोड़ा सा, और ये कोलम्बिक फोर्स है तो स्ट्रांग होगा। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है दोनों के बीच में होगा, है ना, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड से स्ट्रांगर होगा, आयनिक बॉन्ड से वीक होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट आयनिक बॉन्ड का काफी ज्यादा होता है, हाई होता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट वीक होता है। तो यहाँ बेटा एक एग्जांपल दिमाग रख लो, जो आयनिक बॉन्ड अगर पूछे तो आयनिक बॉन्ड के लिए मतलब तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए NaCl, तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाए? Na। आयनिक बॉन्ड मतलब NaCl। ठीक है, और अगर कोवैलेंट बॉन्ड की बात की, कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट मतलब HCl, तुम्हारे दिमाग में आ जाए HCl होना चाहिए, मीथेन ले लो यहाँ पर ना। यहाँ पर क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मालूम है कि जो बॉन्ड है यहाँ पर वीकर बॉन्ड होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है ना। मेल्टिंग पॉइंट देखो सॉल्ट होता है, ये पहले से गैस स्टेट में है, मतलब इन सबका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है। ठीक है, आगे आ जाते हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो सॉल्ट का है बहुत ज़्यादा होगा। अगर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवैलेंट में जो मीथेन है, यहाँ पे सिर्फ बात छोड़ देते हैं HCl, यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में काफ़ी लेस सॉल्युबल है कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है इससे, क्योंकि ये एसिड है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, ये H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में रहता है। तो जो मीथेन है, मीथेन का सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होता है। सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया, मेंशन किया गया, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट दैट इज वाटर। सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो लाइट इज आल्सो लाइक नॉन पोलर में जो कोवैलेंट कंपाउंड उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। अगर पोलर सॉल्वेंट अगर वाटर है तो वाटर में आयनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, फिजिकल स्टेट ग्रेटली जनरली सॉलिड, जनरली लिक्विड एंड गैस स्टेट, है ना। क्वेश्चंस दिया गया, इसका मतलब नहीं है। आगे है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे तो अच्छे से मालूम है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन तुम यहाँ पर से बता सकते हो, अगर हाइब्रिडेशन sp है तो लीनियर होगा, sp2 है तो ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइट्राइगोनल sp3d, ये सब मालूम है। रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना तुमको क्या होता है, रूल्स पढ़ने का मतलब नहीं है। ठीक है, ये सब इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ClFT का स्ट्रक्चर ये होगा, है ना। तो मालूम है कि जो लोन पेयर है, अगर ट्रेंगुलर बाई पिरामिडल शेप है तो लोन पेयर कहाँ होगा बेटा? लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में ऑक्यूपाई होता है। अगर देखा जाए तो ट्रेंगुलर बाई पिरामिडल में दो स्ट्रक्चर होता है, ट्रेंगुलर रेनल स्ट्रक्चर और इसके परपेंडिकुलर दो बॉन्ड होगा, तो ऊपर एक इसके नीचे। ठीक है, इन दोनों बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा? एक्सियल। ठीक, एक्सियल, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल। ठीक है, इक्वेटोरियल। तो जो लोन पेयर है, लोन पेयर हमेशा कहाँ जाएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाएगा। ठीक है, और कोई एलिमेंट ऐसा जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कहाँ पर जाएगा? एक्सियल बॉन्ड्स पर। ठीक है, तो तुम्हें मालूम है जैसे ClFT के स्ट्रक्चर में देखोगे तो जो जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है कहाँ पर बेटा? एक्सियल बॉन्ड्स में। और लोन पेयर कहाँ पर है? लोन पेयर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में है। यहाँ देखो, यहाँ से काफी क्लियर हो जाएगा। PF2 BR3 है ना,
PF2 Br3। तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इस तरह से ऊपर नीचे है। ब्रोमीन कहाँ पर है? ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ब्रोमीन इस तरह से इक्विटोरियल बॉन्ड्स में है। ये सभी तुम्हें मालूम होगा। अगर तुम्हें कहीं पर डाउट है केमिकल बॉन्डिंग तभी पूछ लो बेटा, ठीक है? कोई डाउट है तो किसी टॉपिक में यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में, तो इस तरह से बताने में कोई फायदा नहीं है। जहाँ पर डाउट हो उससे पूछ लो, किस टॉपिक में डाउट है यहाँ पर। अच्छा, तुमको कोई डाउट है केमिकल बॉन्डिंग में? कोई डाउट नहीं है सर, आगे बढ़ो। सारांश, डाउट नहीं है तुम्हें? नहीं सर। ओके, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर जहाँ पर मुझे लगेगा कि यहाँ बताना जरूरी है बता दूंगा मैं। पोलरिटी तुम्हें मालूम है, प्रोटीन कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, जहाँ पर भी तुम्हें डाउट लगे कि यहाँ पर कुछ जरूरत है तुरंत मुझसे पूछ लेना, ठीक है? तो फजान सूल ऊपर दिया गया है, फजान सूल तुम्हें मालूम है अच्छे से। आगे यहाँ पर है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हो, इसका यूनिट तुम्हें मालूम चाहिए बेटा। डिवाई यूनिट को कैसे ESU में चेंज करते हो, किलोमीटर में चेंज करते हो। तुम्हें कन्वर्जन फैक्टर तुम्हें मालूम होना चाहिए, कैसे तुम कन्वर्ट करते हो। परसेंटेज आयनिक फैक्टर जो फॉर्मूला है वो तुम्हें मालूम होना चाहिए, कैसे निकालोगे। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट assuming 100% आयनिक बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्लियर है यहाँ पर। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉन्ड लेंथ तुम्हें मालूम कैसे निकालते हो, है ना? बॉन्ड लेंथ तुम्हें अगर कंपेयर करने के लिए पूछ दिया जाए तो जहां पर बॉन्ड एनर्जी कम होगा वहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। अगर बॉन्ड लेंथ में निकालना हो तो डाइपोल मोमेंट अगर म्यू वैल्यू दिया गया हो, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, और क्यू दिया गया तो यहाँ से तुम बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है? म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई एल। तो चार्ज दिया रहेगा तो बॉन्ड लेंथ यहाँ से निकाल दोगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में याद रखो जो HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, HF, है ना? तो कभी भी क्वेश्चन पूछ देगा कौन सा करेक्ट HF बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना? इस तरह से HF दे दिया जाए, HF दे दिया जाए, HF, है ना? ये दे दिया HF, तो ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये जिग जैग होता है। तो इस तरह से यहाँ पर, है ना, एंगल बनेगा। यहाँ फ्लोरीन होगा, बीच में हाइड्रोजन, फिर यहाँ फ्लोरीन। तो जो जिग जैग होता है यहाँ पर जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे क्या होगा बेटा, मतलब जो एंगल बनेगा फ्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर है फ्लोरीन के पास, है ना? तो यहाँ पर एंगल क्रिएट होगा। और हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है? याद रखो, ठीक है? इस तरह से रहेगा यहाँ पर। तो कभी कोई 4 ऑप्शन दे देता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर तो ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रा इंटर का मतलब नहीं है। फोर्सेस, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल ये भी तुम्हें मालूम है। आयन डाइपोल, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड तुम्हें नहीं पढ़ना है। मॉलिक्यूलर हेमोथ्योरी पे आते हैं बेटा। यहाँ पे जो मेटेलिक बॉन्ड है उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, क्या होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से बॉन्ड बनाए तो वहाँ मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हेमो थ्योरी। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहली बात तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर 1 क्वेश्चन जो पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर का, ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर से तुम अलग अलग चीज निकाल सकते हो, जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो, है ना? अगर बॉन्ड तुम्हें मालूम है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और फिर यहाँ पूछेगा बेटा दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर म्यू, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछेगा, ठीक है? मैग्नेटिक बिहेवियर पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर स्टेबिलिटी, 3-4 कंपाउंड दे देगा, उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछेगा, ठीक है? तो ये सब तुम्हें मालूम होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर से तुम निकाल सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, है ना? और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी तुम निकाल सकते हो, म्यू वैल्यू निकाल सकते हो, स्टेबिलिटी बता सकते हो। यहाँ पर म्यू वैल्यू तुम क्या होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक नेचर या फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है? कि जो कंपाउंड दिया गया वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है।
तो यहाँ पे मैंने ट्रिक बताया था कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, ठीक है, अगर लिखा जाए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 है तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ठीक है। और अगर तुम यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, उससे यहाँ पर तुमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज किया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 13 हो गया, या फिर तुमने एक इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज किया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 हो गया, तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0.5 डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है कितना हो जाएगा, 0.5 डिक्रीज करोगे तो कितना होगा, 2.5। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2.5। तुमने एक इलेक्ट्रॉन को और डिक्रीज किया तो यहाँ क्या होगा, 12 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ क्या होगा बेटा, 2.0.5 और डिक्रीज कर दो, ठीक है। यहाँ तुमने एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया, 15 से 16 कर दिया, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, 2.0। एक और इलेक्ट्रॉन को कम करो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 17 हो गया, बॉन्ड कितना जाएगा बेटा, 1.5, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे जाएगा 1.5। एक इलेक्ट्रॉन को और डिक्रीज करो 10, एक इलेक्ट्रॉन को और इंक्रीज करो यहाँ पर 18, कितना आएगा 1.0, यहाँ पर भी क्या होगा 1.0, ठीक है। और अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे कम है, 9 है ना, 9 है या फिर उससे कम है, 9 है, 8 है, तो वहाँ तुम मैन्युअली कर सकते हो, वहाँ पर सिग्मा स्क्वायर करके निकाल सकते हो, ठीक है। और तुम्हारे सिलेबस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप टू 18 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप टू 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो होमोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल होगा, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा, B2 हो गया, N2 हो गया, C2 हो गया, O2 हो गया, O2 प्लस हो गया, O2 माइनस होगा, है ना। ये सब क्या है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, मतलब कि दोनों जो न्यूक्लियर है, जो दोनों न्यूक्लियस है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का यहाँ पर है, या फिर कार्बन कार्बन का है, या फिर बोरान बोरान बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब जो एटम है वो सेम एटम है, तो होमोन्यूक्लियर हो गया। अगर बात किया जाए कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो ये हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पर एक एटम कार्बन का है, दूसरा एटम ऑक्सीजन का है। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। यहाँ जब तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो ये कुछ रैंडम सा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आता है, क्योंकि इन दोनों का जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल मैच नहीं करता, तो एक कप पी ऑर्बिटल दूसरे के एस ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाता है, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, जो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा वो अलग आता है। जैसे CO प्लस, तो CO प्लस है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आता है, CO का बॉन्ड ऑर्डर 3.0 आता है, ठीक है। ये जो CO प्लस है इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 दिया गया है जेडिली बुक में, जेडिली बुक में दिया गया है। कैसे आया, वहाँ तुम देखोगे तो वहाँ पर S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ है, ठीक है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं बताया गया। एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं पढ़ना है इसको। यहाँ पे सब एग्जांपल दिया गया है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए। बेटा यहाँ पर जो एनर्जी ऑर्डर है तुम्हें याद रखना चाहिए कि किसका एनर्जी, किस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है, ठीक है। सिग्मा सिग्मा स्टार है ना, अगर लोअर एटॉमिक नंबर, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 से कम है तब क्या होगा ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 से ज़्यादा है तब एनर्जी ऑर्डर क्या होगा। तो इसको एक बार तुम दोबारा देख लेना, यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर लिखा हुआ है ना, ये सब एनर्जी ऑर्डर, इसको तुम दोबारा देख लेना, ठीक है। इसको याद कर लेना, यह घटा होना चाहिए सब एनर्जी ऑर्डर। अब इसमें यही पूछता है कि जो ऑक्सीजन और पैरामैग्नेटिक क्यों होता है ना, जो O2 है वो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में होंगे ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए, किस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। हेट्रोन्यूक्लियस का नहीं पढ़ना है। अगर मान लो एग्जाम में कोई हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक है, मान लो यहाँ पर CO दे दिया या फिर NO दे दिया है ना, तो इसको हम लोग नॉर्मल रूल से निकालेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है तो जो बॉन्ड ऑर्डर तुमने निकाला था इस तरह सिग्मा सिग्मा स्टार है ना, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, जो ऑर्डर तुमने लिखा था उसी पर अप्लाई करोगे, है ना। कुछ अलग करने की जरूरत है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो दिया गया है हमको उसी तरह से कर लेंगे, उसे तुम्हारे सिलेबस में हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल नहीं है। इनर्ट पेयर इफेक्ट तुम्हें मालूम है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर में यहाँ पर क्या होगा, अल्युमिनियम होगा, बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, थाइलियम, इंडियम, इंडियम का क्या होगा बेटा, यहाँ पर उल्टा बन लेती है, यहाँ पर इंडियम पहले रहेगा। यस सर, और थैलियम बाद में आएगा। हाँ,
पहले यहाँ पर इंडियम आएगा, इंडियम, और फिर यहाँ पर आएगा लास्ट में थैलियम। ठीक है, तो अगर बात किया जाए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होगा, +3, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, यहाँ पे +3 है, और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात किया जाए तो लोअर यहाँ पर होता ही नहीं। गैलियम में +1, यहाँ पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और यहाँ पर जो +1 है वो स्टेबल हो गया, जो +3 जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेस स्टेबल है। ठीक है, तो इससे मतलब क्या होगा बेटा कि स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 और +1। ठीक है, +1 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज मूविंग डाउन द ग्रुप, है ना, इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, एंड इट इज ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, है ना। रीजन क्या दोगे यहाँ पर, पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। ठीक है, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। उसके बाद पजांस रूल यहाँ पर दिया गया, कुछ क्वेश्चंस है ना, तो क्वेश्चन तो क्लियर है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, कुछ क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो बता देना, डिस्कस कर दूंगा मैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि जो अमोनिया है, अमोनिया इसका शेप पिरामिडल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अमोनिया बेटा कैसे बॉन्ड बनाएगा, अमोनिया 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर लोन पेयर, इसका शेप क्या होगा, पिरामिडल। ठीक है, लेकिन अगर इस हाइड्रोजन को हटा के कोई बल्कि ग्रुप लगा देते हो, ठीक है, जैसे तुमने यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर SiH3 लगा दिया। ठीक है, SiH3 लगा दिया, तो अब क्या होगा, जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, तो ये जो लोन पेयर है इसके वैकेंट d ऑर्बिटल से रेजोनेट करने लगेगा, रेजोनेंस होने लगेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अगर रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस का जो प्राइमरी कंडीशन है प्लेनरिटी, तो रेजोनेंस के लिए ये जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर हो जाएगा, पिरामिडल शेप से क्या होगा बेटा, ये जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सेक्शनल है और ये जेडली बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये अब इसमें बेटा केवल यही पूछता है, बाकी कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है ना। तो जो अमोनिया पिरामिडल है और NSiH3 होल थ्राइस। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है ये प्लेनर है। इसका रीजन ABCD 4 ऑप्शन पूछ सकता है, ABCD दे देगा और 4 ऑप्शन पूछेगा, है ना। तो यहाँ पर रीजन क्या है बेटा, ड्यू टू p पाई d पाई रेजोनेंस, यहाँ पर जो रीजन है वो p पाई d पाई रेजोनेंस है। तो पढ़ा होगा बेटा तुमने, p पाई d पाई रेजोनेंस पढ़ा है कि नहीं, किसी कोई डाउट है p पाई d पाई रेजोनेंस में? ओके, तो किसी कोई डाउट नहीं p पाई d पाई रेजोनेंस में, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ निकालोगे, यहाँ डी नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इसमें क्वेश्चन पूछता है डाइपोल मोमेंट का, कि डाइपोल मोमेंट किस कंपाउंड का 0 होगा, कहाँ पर डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, है ना। डाइपोल मोमेंट जैसे एक क्वेश्चन दे देगा यहाँ पर बेंजीन का, तो बेंजीन क्या है बेटा, बेंजीन नॉन पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर, यहाँ पे जो म्यू वैल्यू है 0 होगा। लेकिन बेंजीन में अगर कोई सब्स्टिट्यूशन तूने लगा दिया, बेंजीन ये है, यहाँ तूने क्लोरीन लगा दिया, है ना, तो अब तो ये नॉन पोलर है, लेकिन ये जो बॉन्ड है यहाँ पर ये पोलर बॉन्ड हो गया, यहाँ पर ये कार्बन और ये क्लोरीन है।
इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो पोलर हो जाएगा, जो म्यू है यहाँ पे म्यू कैन नॉट बी जीरो। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या करेगा, अब यहाँ पर जो बेंजीन है, बेंजीन में दो क्लोरीन अलग अलग पोजिशन लगा देगा। यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया आर्थो पर, है ना। यहाँ पे क्या किया बेटा, आर्थो और एक मेटाप लगा दिया, फिर आर्थो और एक पैराप लगा दिया। तो अब यहाँ पर तुम इसको वेक्टर की तरह अज्यूम करो कि वेक्टर है ना, तो यहाँ पे जो एंगल है 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर दो वेक्टर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है बेटा, एक μ1 है, दूसरा μ2। रिजल्टेंट μr कितना होगा, तुम्हें इस तरह से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जो रिजल्टेंट है, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है। यहाँ पर जो एंगल है 180 डिग्री है, तो यहाँ पर जो μr होगा, μr रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर 0 होगा। ठीक है। लेकिन इन दोनों में 0 नहीं होगा, जो μr है इन दोनों में μr इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसकी बात करोगे यहाँ पर और इन दोनों की बात करोगे, तो यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ जो थीटा एंगल है 60 डिग्री है, और यहाँ पर जो एंगल है 120 डिग्री है। ठीक है। तो अगर म्यू आर की बात करोगे तो म्यू आर क्या होता है, म्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा होता है बेटा, है ना। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर थीटा एंगल पर एक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। ठीक है। तो इसको निकाल लोगे तो यहाँ पर जो थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है, अगर थीटा का वैल्यू कम होगा, ठीक है, तो अगर थीटा का वैल्यू 0 से, थीटा है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 180, है ना। तो ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, म्यू वैल्यू डिक्रीजेस। ठीक है। जितना एंगल ज़्यादा होगा उतना म्यू वैल्यू डिक्रीज होगा। मतलब कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0 तो डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा, और अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर मिनिमम होगा। ठीक है। जितना ज़्यादा थीटा होगा, जितना ज़्यादा एंगल होगा, उतना ही कम डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है। और इसमें कभी कोई पूछ देता है इस तरह से भी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे इस तरह बना देगा, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर लगा दिया OH, यहाँ पर भी लगा दिया OH, है ना। अब यहाँ पर लगा दिया ऊपर साइनाइड CN लगा दिया, यहाँ पर CN लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ पर पूछ दिया कि डाइपोल मोमेंट किस में 0 है, किस किस मॉलिक्यूल में 0 होगा। इससे मैं यहाँ 3 ही बना रहा हूँ, है ना। ये 4-5 मॉलिक्यूल दे देगा, विच ऑफ मॉलिक्यूल हैव 0 डाइपोल मोमेंट। तो अब देखोगे बेटा, जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जो थीटा है, जो एंगल आ रहा है 0 पर 180 आ रहा है, यहाँ पर एंगल 180, है ना। यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी एंगल 180 आ रहा है, यहाँ पर भी 180 आ रहा है। अगर तुम देखोगे तो फर्स्ट साइड में तुम्हें दिखाई देगा कि जो म्यू वैल्यू है, म्यू इज इक्वल टू 0 0 0, तीनों में डाइपोल मोमेंट 0 0 0 आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर क्लोरीन है, तो ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होगा, है ना। और जो डाइपोल मोमेंट है, म्यू वेक्टर जो है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री। अगर यहाँ बात करोगे तो यहाँ पर बेटा OH है, अगर तुम बीच में से बेंजीन हटा दोगे तो ये H2O2 टाइप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है वो लीनियर फॉर्म में नहीं है, है ना, स्ट्रेट लाइन में नहीं। यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है, मतलब ये जो OH है और यहाँ पर जो OH है वो एक सेम लाइन में नहीं, तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होगा, जो थीटा है वो 0 नहीं होगा, थीटा कैन नॉट बी, है ना। यहाँ पर जो थीटा है 180 नहीं होगा। ठीक है। थीटा इज नॉट इक्वल टू 180, तो अगर थीटा 180 नहीं है तो म्यू कैन नॉट बी 0। अगर तुम साइनाइड की बात करोगे, है ना, तो साइनाइड में भी देखो यहाँ पर CN है, लेकिन यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 180 डिग्री, है ना। उसका सही जाओगे, यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर भी जो एंगल है 180, मतलब पूरा पूरा जो मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कितना होगा बेटा, 0 होगा, जो बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री होगा। ठीक है। उसको याद रखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है, एडवांस में भी पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा बता दिया, अब तुम लोग को मालूम भी होगा। ठीक है। और किसी कोई डाउट है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये भी पूछता है कि जो डाइपोल बॉइलिंग पॉइंट है ना, अगर बात किया जाए, यहाँ देखो H2S दिया गया, H2S, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए, बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पर दिया गया है H2O, H2S,
है ना। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, है ना। तो H2SC और H2Pe। तो जैसे जैसे तुम मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाओगे, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाने पर वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जो वांडर वाल फोर्स है ना, वांडर वाल फोर्स बढ़ेगा। अगर वांडर वाल फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है H2S, H2SC और H2T, इन सब का बढ़ेगा। लेकिन अगर बात करो तो वाटर का, तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए इन सबसे कम, है ना। तभी तो ग्रेजुअली इनके जो जब H2O से H2S तरफ जाओगे, वाटर का एटॉमिक मास कम है, मॉलिक्यूलर मास कम है, इसलिए इसका वांडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। जब इसका मास बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा, इस तरह से वाटर एक सक्सेसफुल बिहेवियर शो करेगा। इसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन फैमिली दिखाया है। उस तरह से इसके बगल में जो फैमिली होगा, ऑक्सीजन के बगल में क्या होगा बेटा, हेलोजन। तो हेलोजन में भी ये होगा। और इसके पहले क्या होगा, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, फ्लोरीन होगा, यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है, तो इन सबका जो हाइड्राइड है, इन सबका हाइड्राइड बनाओगे वो भी सेम बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है, इन सबका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बस यही तीनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो बाकी इन सब में नॉर्मल ट्रेंड चलेगा। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसलिए ये सक्सेसफुल बिहेवियर शो करेगा। इन सबका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बाकी सब एलिमेंट से ज़्यादा होगा। हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और कोई क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है। और कोई डाउट तुम लोगों को पूछ सकते हो, इंडिविजुअल डाउट कोई है तुम लोगों के पास, तो इंडिविजुअल डाउट भी पूछ सकते हो। किसी ने कोई क्वेश्चन भेजा नहीं यहाँ पर व्हाट्सएप पर? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल कंपेयर करने आता तुम लोगों को, है ना। जो बॉन्ड एंगल ऐसे क्वेश्चन पूछिएगा, बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करते हो, बॉन्ड एंगल, है ना। तो बॉन्ड एंगल पहले तो हम लोग हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया तो वहाँ पर तुम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंपेयर करते हो। जो सराउंडिंग एटम है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या है, जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है तो वहाँ पे क्या देते हैं बेटा, वहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है और नंबर ऑफ लोन पेयर देते हो, लोन पेयर। ठीक है, तो कहाँ पर लोन पेयर कम है, कहाँ पर लोन पेयर ज़्यादा है, वो देखते हो। ठीक है, लोन पेयर भी सेम हो गया तो क्या देते हैं बेटा यहाँ पर, वहाँ पर देखते हो स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर, तो स्टेरिक फैक्टर मतलब कितना बल्कि ग्रुप है, बल्कीनेस ऑफ ग्रुप। ठीक है, बल्कीनेस ऑफ ग्रुप। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर NF3 और NCl3 का। ठीक है, NF3 और NCl3, तो दोनों ही क्या बेटा, यहाँ पर पहले तुम निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन। तो इन सबका दोनों का हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3, इसका भी आएगा हाइब्रिडेशन sp3। हाइब्रिडेशन भी सेम हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या निकालोगे, सेंट्रल एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो सेंट्रल एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी सेम हो गया। नंबर ऑफ लोन पेयर देखोगे तो नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी एक हो गया, है ना। तो नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पर भी एक है, नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पर भी एक है। तो अगर बात करोगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा पिरामिडल होगा। यहाँ क्लोरीन 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 है। ठीक है, लेकिन तुम्हें मालूम है क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। तो साइज बड़ा बेटा स्टोरिक फैक्टर, अगर साइज बड़ा है तो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। क्लोरीन का साइज कम होता है तो, है ना, यहाँ पर ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो थीटा यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर थीटा ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ जो थीटा है दैट इज ग्रेटर देन दिस थीटा। और अगर तुम बात करोगे NF3 और NH3 का, NH3
एंड NF3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन का साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों है ना ऑलमोस्ट सेम है। तो हाइड्रोजन देखोगे यहाँ पर तो दोनों का हाइड्रोजन सेम हो गया, ठीक है। और अगर शेप देखोगे तो यहाँ पर जो शेप है वो भी पिरामिडल है, यहाँ पर जो शेप है वो पिरामिडल है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑफ सेंट्रल लिमिट वो भी सेम है, स्टेरिक फैक्टर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर जो सराउंडिंग एटम है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखोगे तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंपेयर करोगे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की तरफ है तो इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को रिपेल करेगा, तो जो एंगल है थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो अमोनिया है, अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा और जो NF3 मॉलिक्यूल है वहाँ पर बॉन्ड एंगल कम होगा। तो अगर ये θ1 है, ये θ2 है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ठीक है। और ये मैंने बताया बेटा अगर NF3 हो जाए और NCl3 हो जाए तो अब ये वाला रूल तुम यहाँ पर नहीं लगाओगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला, यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर लगाओगे। क्लोरीन का जो साइज बड़ा है, ठीक है, तो अगर साइज क्लोरीन का बड़ा है तो यहाँ पर जो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा तो जो एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये θ1 है, ये θ2 है, हेंस θ2 इज ग्रेटर देन θ1 बिकॉज़ ऑफ स्टेरिक फैक्टर। ओके, और किसी कोई डाउट नहीं है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, ठीक है। गैसियस स्टेट प्लस पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दोनों एक साथ देखेंगे, गैसियस स्टेट और पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो डाउट है तो क्लास से पहले व्हाट्सएप पर अपलोड कर दोगे, ठीक है। क्लास से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 1 दिन पहले व्हाट्सएप अपलोड कर दोगे, तो जब भी लाइव क्लास होगा वहाँ पर मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है बेटा। सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, जिसको भी डाउट है ना, मैंने नंबर दे दिया है, उसको अपलोड कर दोगे अपना क्वेश्चन। अपलोड करने के बाद जो भी डाउट है मुझसे पूछ लोगे, जिस दिन मैं लाइव आऊँगा उस दिन बता दूंगा, सब डिस्कस कर दूंगा। अजय सुन रहे हो ना? अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। बाकी सबके लिए भी बोल रहा हूँ मैं, प्रवीण, रजत, सारांश, वरुण, वरुण। यस सर। हाँ बेटा, पढ़ाई कैसे चल रहा तुम्हारा? सर अभी तो यही कर रहा था मैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई डाउट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? सर नहीं, अभी थर्मोडायनेमिक्स करूंगा, उसमें होगा डाउट मतलब। थर्मोडायनेमिक्स तो ठीक है, इसके बाद वाले जो लेक्चर लूंगा मैं उसमें थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसमें जितना भी डाउट है थर्मोडायनेमिक्स का हिसाब से पूछ लेना। बाकी लोग भी बेटा इसके बाद, इस चैप्टर के बाद मैं थर्मोडायनेमिक्स बताऊंगा, ठीक है। तो पहले ये वाला मैं इसको क्लियर कर लूंगा, इसके बाद आएगा थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। आई थिंक इस चैप्टर में बहुत सारा डाउट निकलेगा तुम लोगों का, ठीक है। तो जितने भी डाउट है तुम कोशिश करोगे कि क्लास से थोड़ा सा पहले मुझे भेज दोगे, ठीक है, ताकि मैं इसको कंपाइल करूँ एक साथ एक पेज पर और को वन बाय वन डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। छोटा मोटा चीज़ क्लास 11 का जो है वो पूछ सकते हो, किसी कोई डाउट है कि कहीं पर किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करें, कहाँ पर कंफ्यूजन है, उसको मुझसे पूछ सकते हो। और किस चैप्टर में का डाउट तुम लोगों का? तो 1 बाय 1 चैप्टर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जिस चैप्टर में डाउट है उस चैप्टर को बता दो मुझे। ये तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स में डाउट लग रहा है, और किस चैप्टर में डाउट है बेटा? आयनिक इक्विलिब्रियम सर, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। अच्छा, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम में डाउट है तो मैं पूरा इक्विलिब्रियम एक साथ ले लूंगा, ये क्लास या 2 क्लास में, ठीक है। इक्विलिब्रियम और जीओसी में डाउट है। और बेटा जीओसी में आइसोमेरिज्म आ जाएगा। और ऑर्गेनिक मतलब डाउट ज्यादा तुम लोगों का, ठीक है, तो ऑर्गेनिक में ले लूंगा। इसके बाद इक्विलिब्रियम के बाद मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दूंगा, फिर जितने भी इनऑर्गेनिक चैप्टर में छोड़ दूंगा, ठीक है। और उसमें बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोई डाउट है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रो या लिक्विड सोल्यूशन कोई डाउट नहीं है? नहीं है तो फैराडेज लॉ नहीं है? फैराडेज लॉ में, ठीक है, बता दूंगा मैं। हर्ष बोल रहा है पीछे से नहीं है, नहीं है, ठीक है। ओके बेटा, तो पहले मैं इसको ले लेता हूँ, इसके बाद मैं जीओसी और आइसोमेरिज्म को क्लियर कर दूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा 12th में फैराडेज लॉ वगैरह बता दूंगा, ठीक है।
इसका मैं 2-3 क्वेश्चन करूंगा, पार्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए बेटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तुम लोगों से।